नमस्कार भारत। आप देख रहे हैं जीएनडी न्यूज़। और इस कोविड-19 के चलते लॉकडाउन में स्टूडेंट्स को क्या क्या परेशानियां हो रही हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। वही स्टूडेंट्स जो कल डॉक्टर्स होंगे, इंजीनियर्स बनेंगे, कुछ पुलिस आर्मी में भर्ती होंगे, अपनी प्रशासनिक सेवाएं देंगे इस देश को और देश का भविष्य बनाएंगे। लेकिन आज सरकारें उनकी कोई सुध नहीं ले रही हैं और उन्हें जो दिक्कतें आ रही है, परेशानियां हो रही हैं, उनमें सबसे बड़ी दिक्कत है इस लॉकडाउन में रूम रेंट की। आइए इस पर विस्तार से चर्चा करें। उनमें जो स्टूडेंट्स पिछले 3 महीनों से अपने घर पर ही होम क्वारंटाइन हैं और जो कुछ स्टूडेंट्स वहाँ फंस गए हैं, जो अपने घर तक नहीं पहुँच सके हैं, उन स्टूडेंट्स पर मकान मालिकों द्वारा 3 महीने के रेंट को पे करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है कि या तो आप अपना सामान लेकर जाइए, अन्यथा आपको 3 महीने का रेंट तो चुकाना ही होगा। अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ 400 से भी अधिक कोचिंग सेंटर्स हैं। अगर हम मुखर्जी नगर दिल्ली का एक बहुत फेमस प्लेस है यूपीएससी और एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए। यहाँ लगभग सालाना 5 लाख से भी अधिक स्टूडेंट्स आते हैं कोचिंग करने के लिए। अगर हम एक एस्पिरेंट की कोचिंग की फ़ीस की बात करें तो वो लगभग 1.5 लाख से भी अधिक है। और अगर रूम की बात करें तो एक 6x7 का रूम यहाँ 7,500 से 8,000 से भी ज़्यादा महंगा हो सकता है। और इन खर्चों की अगर हम बात करें तो सालाना खर्चा हुआ लगभग उनका 3 लाख से भी अधिक। और अगर आप पूछेंगे कि एक एस्पिरेंट का IAS यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर बनने का जो चांस है वो कितना है, तो वो है 0.04%। और ये सपना किसके लिए है? सिर्फ एक वाइट एम्बेसडर और एक लाल बत्ती के लिए, यानी कि कलेक्टर बनने के लिए। एक विद्यार्थी की कहानी हम आपके साथ शेयर करेंगे जिनका नाम है कलेश, जो महाराष्ट्र से हैं। इनके पिता एक चाय की दुकान पे काम करते हैं। ये है भी मुखर्जी नगर में ही यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, जो यहाँ पे पिछले साल आए थे। इनकी कोचिंग संस्था में इन्होंने 1.5 लाख रुपए फीस जमा कराई और जो इन्होंने रूम लिया उस रूम का इनका रेंट है 7,500। 6x7 का इनका कमरा है। अब जब ये पिछले 2 महीनों से घर पर ही हैं तो इनके मकान मालिक द्वारा इन्हें फ़ोन करके परेशान किया जा रहा है कि पिछले 2 महीने का प्लस ये जो चालू महीना है इसका भी इन्हें रूम रेंट अदा करना होगा। अब आप ज़रा सोचिए, वो पिता जो एक दुकान पर काम करता है, एक चाय की दुकान पर काम करता है, जो पिछले 3 महीनों से अपने घर पर ही है, इस लॉकडाउन में फंसा है, जिसके घर पे कोई आय का स्रोत नहीं है, वो अपनी पिछली सेविंग्स, पुरानी सेविंग्स से ही अपने घर को चला रहे हैं। वो कैसे 20,000 से भी अधिक रुपए एक ऐसी जगह, एक ऐसे रूम रेंट के लिए दे जहाँ पे उनका बच्चा पिछले 3 महीने था भी नहीं। पिछले जो महीने हैं जो उसने घर पर बिताए वो रूम पे था भी नहीं, उसके लिए वो अदा करे, वो भी तब जब उसकी खुद की फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। यह सिर्फ एक कलेश की कहानी नहीं है, यह उन हज़ारों लाखों करोड़ों विद्यार्थियों की कहानी है जो एक गांव, शहर, एक ज़िले से, एक राज्य से दूसरी जगह जाते हैं, दूसरे राज्य जाते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं और इस लॉकडाउन के चलते उन्हें भारी मार झेलनी पड़ी है। लेकिन इसकी सुध लेने के लिए ना तो राज्य सरकारें और ना ही केंद्र सरकार कुछ कर रही है, ना आगे आके इनका कोई साथ दे रही है, ना आगे आके कुछ बता रही है कि हाँ हम आपके लिए ये कर सकते हैं, हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं। तो इनकी सुध लेने वाला सरकारों में से आज कोई भी नहीं है। हम कुछ अदर स्टेट्स की बात करें तो उनमें भी स्टूडेंट्स का कुछ ऐसा ही हाल है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ जयपुर और कोटा जो है वो कोचिंग हब माने जाते हैं राजस्थान में। और अगर हम कोटा की बात करें तो कोटा को कोचिंग कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। फोर्ब्स मैगजीन की एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ हर साल 1.5 लाख से भी अधिक स्टूडेंट्स आते हैं कोचिंग करने के लिए। इसका जो सालाना कोटा फैक्ट्री में जो कोचिंग की जो फैक्ट्री है एक तरीके से, उसका जो सालाना टर्नओवर है वो 1500 करोड़ से भी ज़्यादा है। और ऐसा ही हाल कुछ जयपुर का भी है। जयपुर में भी हर साल 1 लाख से भी अधिक स्टूडेंट्स कोचिंग के लिए आते हैं। यहाँ भी सालाना जो टर्नओवर है वो 10 अरब से भी ज़्यादा पहुँच चुका है। ये जो कोचिंग सेंटर्स हैं, ये जो कोचिंग संस्थाएं हैं, इनसे सिर्फ कोचिंग वालों का ही पेट नहीं भरता है, इनसे कई लोग आपस में जुड़े हैं। जैसे कि कहें आप ऑटो वाले, ऑटो रिक्शा हुए, या
चाय की दुकान वाले हुए या पताशे वाले हुए या रेडी वाले हुए, ये सभी लोग भी, इनका भी इन्हीं से पेट भरता है। बाहर से स्टूडेंट्स आते हैं, कोचिंग चलते हैं, करोड़ों का बिजनेस होता है, इनमें से इनका भी पेट भरता है, इन छोटे गरीब लोगों का भी पेट भरता है। तो ये सब लोग आपस में जो हैं वो जुड़े हुए हैं, ये सब लोग आपस में जुड़े हुए हैं। और अब जब ये 3 महीनों से लॉकडाउन में लगभग 90% जो विद्यार्थी हैं वो अपने घर ही हैं, तो उनकी ये मांग है सरकारों से, मकान मालिकों से, कि उनका 3 महीने का जो मकान किराया है, उनका रूम रेंट है, वो माफ़ कर दिया जाए पूरी तरह से। यह तो हो गई स्टूडेंट्स की बात, लेकिन इन स्टूडेंट्स के अलावा भी इसमें 2 पक्ष और हैं। दूसरा पक्ष है मकान मालिकों का और तीसरा पक्ष है राज्य सरकारों का। आइए इन दोनों पक्षों की बात। अगर हम लैंडलॉर्ड्स की बात करें, मकान मालिकों की, तो उनका ये कहना है कि हमारा घर परिवार इस रूम रेंट से ही चलता है, इस किराए से ही चलता है। अगर हम ये नहीं लेंगे तो हमारा घर परिवार कैसे चलेगा, हम क्या खाएंगे। कुछ का कहना है कि हमने छोटे छोटे लोन लिए हैं, किसी ने गाड़ी फाइनेंस कराई है, तो किसी की जो किस्तें हैं वो इस रूम रेंट से ही अदा होती हैं। तो अगर हम ये रूम रेंट नहीं लेंगे, ये किराया नहीं वसूलेंगे, तो हमारी किस्तें कौन चुकाएगा। बात तो उनकी भी सही है, परेशानी और दिक्कतें तो उन्हें भी है। और तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा जो पक्ष है, वो है राज्य सरकारों का। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो केजरीवाल सरकार है, केजरीवाल सरकार ने मकान मालिकों से किराया न वसूलने की अपील की। अगर हम MHA की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन अफेयर्स की, तो इसने इस लॉकडाउन में लैंडलॉर्ड से जो माइग्रेंट लेबर्स हैं, आपके वर्कर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, इनसे किराया न वसूलने का एक ऑर्डर इशू किया। और अगर कोई भी इस पर अमल नहीं करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, आप इसकी पुलिस में शिकायत कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मकान मालिकों द्वारा किराया वसूलने के लिए पूरी तरह से स्टूडेंट्स पर, वर्कर्स पर दबाव बनाया जा रहा है। उन्हें बिल्कुल भी रिलीव नहीं किया जा रहा है कि नहीं, आप कोई दिक्कत नहीं है, आप किराया मत दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी पर किराए को लेकर दबाव बनाया जा रहा है, उन्हें फ़ोन कर परेशान किया जा रहा है। इन तीनों पक्षों पर हमारी क्या राय है वो हम वीडियो के अंत में देंगे आपको। उससे पहले हम किराएदारों और मकान मालिकों के कुछ राइट्स की बात कर लेते हैं। चाहे वो स्टूडेंट्स हो, माइग्रेंट लेबर्स हो, वर्कर्स हो, या कोई किराए पर दुकान चलाने वाला दुकानदार हो, यह जितने भी हैं, इनका मकान मालिकों से यह कहना है कि पिछले 3 महीनों से जब हमारी दुकानें चली ही नहीं हैं या हम वहाँ रहे ही नहीं हैं, तो हम किराया कैसे दें, हमारे पास पैसे नहीं हैं। यहाँ पर जो कानूनी क्लॉज है, कानूनी क्लॉज की बात करते हैं, वो पहला कानूनी क्लॉज ये है फोर्स मेजर। आपने ओ माय गॉड मूवी के अंदर इसका नाम ज़रूर सुना होगा, एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड वो यही फोर्स मेजर है। इसका हिंदी में अर्थ होता है ऐसी दुर्घटना जो पहले सोची ना गई हो, जैसे फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, कोई फायर आ गई, या कोई इमरजेंसी हो गई, या कोई आर्मी इन्फोर्स हो गई है। ऐसी जो चीज़ें, अगर ऐसी चीज़ें इन्फोर्स हो जाती हैं तो आप किराया देने से बच सकते हैं। बट इम्पॉर्टेंट चीज़, यह सब चीज़ आपके एग्रीमेंट में, एग्रीमेंट माने यानी कि जो किराएदार और मकान मालिक के बीच में जो एग्रीमेंट किया जाता है मकान लेने से पहले या देने के बाद, देने से पहले जो एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट में पर्टिकुलरली यह क्लोज मेंशन होना ज़रूरी है, फोर्स मेजर करके कि भाई, और इसमें भी पर्टिकुलरली आपको मेजर, मतलब इसमें पर्टिकुलरली आपको जो है वो चीज़ लिखित करानी होगी कि इसमें जो पैंडेमिक सिचुएशन है, पैंडेमिक सिचुएशन मतलब कोई महामारी आ गई, कोई बीमारी आ गई, तो मैं किराया नहीं दूंगा। अगर आप यह क्लॉज इस चीज़ तरीके से मेंशन करा देते हैं तो हाँ, आप इस कोविड-19 और लॉकडाउन में किराया देने से बच सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं वो मोस्टली इस तरीके के क्लॉज जो है वो मेंशन नहीं कराते हैं। और दूसरी बात, और अगर हम लॉकडाउन या कोविड-19 से पहले की बात करें तो किसी को अंदाज़ा नहीं था, किसी ने नहीं सोचा होगा कभी कि इस तरीके की कोई महामारी भी आ सकती है। तो यह क्लॉज मेंशन होना तो मतलब इम्पॉसिबल सा है कि ये किसी के एग्रीमेंट में मेंशन होगा। और अगर ये मेंशन नहीं है तो
जो स्टूडेंट्स हैं यानी कि जितने भी किराएदार हैं उन सभी को मकान मालिकों को पूरा किराया देना होगा, वो इसे लेकर कोर्ट में चैलेंज नहीं। इसी तरह अगर हम सेक्शन 56 की बात करें तो सेक्शन 56 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताता है कि ऐसी घटना जो इम्पॉसिबल हो अगर वो हो जाती है तो आपका एग्रीमेंट स्वतः ही निरस्त हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन अगर हम सुप्रीम कोर्ट की पहले कई जजमेंट्स देखें तो उसमें उसने कहा है कि सेक्शन 56 वहाँ लागू नहीं हो सकता जहाँ एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हो चुका है। एग्जीक्यूट इन द सेंस कि जैसे अगर कोई दुकानदार है या कोई किराएदार है, कोई स्टूडेंट्स है जिसने मकान मालिक के साथ कुछ 1 साल 11 महीने का या 2 साल 3 साल का एग्रीमेंट किया है और उस बीच में चाहे वो घर हो चाहे कहीं और, लेकिन अगर उसका सामान भी है उस दुकान में लगा हुआ, उसका लॉक भी है, तो ऐसी कंडीशन में वो कमरा जो है, वो दुकान जो है, वो किराएदार के ही मानी जाएगी। मतलब वो एग्रीमेंट जो एग्जीक्यूट हो चुका है, उस मकान मालिक ने किराएदार को अपनी प्रॉपर्टी दे दी है, प्रॉपर्टी है, घर है, बिल्डिंग है, जो भी है उसे दे दिया है। तो इस बीच में ये जो बीच में 3 महीने हैं या 4 महीने हैं या 5 महीने हैं, ऐसी कंडीशन में वो किराएदार चाहे जहां भी हो, अगर उसका सामान उसमें है तो ऐसी कंडीशन में वो दुकान, वो मकान, वो कमरा वो किराएदार का ही माना जाएगा। और ऐसी कंडीशन में अगर कानूनी बात करें तो किराएदार को मकान मालिक को किराया देना ही होगा, इस पर कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। दूसरी ओर अगर हम ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 108 की बात करें तो यह सेक्शन इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए है। इमूवेबल प्रॉपर्टी इन द सेंस मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाए जा सके, जैसे कि घर हुआ, कोई बिल्डिंग हुई, मकान हुआ, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी में आता है। सेक्शन 108 का बी का ई क्लॉज यह बताता है कि बाय फायर, बाय फ्लड, बाय अर्थक्वेक और बाय आर्मी इम्प्लीमेंटेशन, अगर और इस तरीके से इर्रेस्पेक्टिव फोर्सेस, अगर ऐसी कंडीशन में अगर प्रॉपर्टी पूरी तरीके से होली डिस्ट्रॉय हो गई हो, यानी पूरी तरीके से परमानेंटली जो बिल्डिंग है या जो मकान है या जो दुकान है पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई हो, तो ऐसी कंडीशन में किराएदार किराया देने से बच सकता है, उसे किराया नहीं देना होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इस कोविड-19 और लॉकडाउन में प्रॉपर्टी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, यानी मकान एज इट इज़ है, आप उसमें रह सकते हैं, आपका जो कमरा है आप उसमें रह सकते हैं, दुकान जो है वो भी चालू हो सकती है। तो यह जो एक्ट है, इस एक्ट के तहत भी आप मकान मालिकों को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। जितने भी किराएदार हैं उन सभी को किराया देना ही होगा। इन सब बातों से जो कंक्लूज़न निकल के आता है वो यह है कि जितने भी किराएदार हैं, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो स्टूडेंट्स, विद्यार्थी जो मकान किराए पे लेकर रह रहे हैं, उन सभी को मकान मालिकों को किराया देना ही होगा। दोस्तों, यहाँ हम मकान मालिकों की साइड नहीं है, लेकिन हम आपको सिर्फ कानूनी जो दाव पेच है उसके तहत बता रहे हैं कि जो किराएदार हैं क्या वो मकान मालिकों को कोर्ट में इसको लेकर चैलेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आप पूछेंगे क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ कर सकता है, तो हम कहेंगे नहीं, सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लॉज के अंदर बंधा है। वो कानून से, लॉ से बाहर जाकर कोई भी आदेश पारित नहीं कर सकता है। हाँ, अगर आप कहें कि सरकार इस पर कुछ कर सकती है, तो हाँ, सरकार इस पर कर सकती है। सरकार लॉ में अमेंडमेंट कर सकती है, कानून में बदलाव कर सकती है, जिसके तहत जो भी किराएदार हैं उन्हें इसका फ़ायदा मिल सकता है किराए में छूट का। लेकिन ये सिर्फ सरकार के ऊपर है, कोर्ट के ऊपर नहीं है। अब हम इस पर अपनी कुछ राय, सुझाव रखेंगे। पहला है लॉ में अमेंडमेंट। राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को आगे आकर कानून में बदलाव कर ये जो 3 महीने हैं लॉकडाउन के, इन्हें त्रासदी घोषित कर जितने भी किराएदार हैं, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, उनका 3 महीनों का किराया पूरी तरह से माफ़ कर देना चाहिए। और दूसरा है, अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो जितने भी मकान मालिक हैं उनको मानवता के नाते अपने किराएदारों का 50% किराया माफ़ कर देना चाहिए। इससे उनका घर भी बच जाएगा और विद्यार्थियों पर भी ज़्यादा बोझ नहीं आएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ हम किसी एक पक्ष को ध्यान में रखकर सुझाव नहीं दे सकते हैं,
क्योंकि यहाँ पे जो मुश्किल है, जो परेशानी है, वो विद्यार्थियों के लिए यानी कि जो किराएदार हैं उनके लिए भी है और मकान मालिकों के लिए है भी है। लॉकडाउन तो सभी के लिए था, अगर उनकी कोई आमदनी नहीं हुई है तो उनकी भी कोई आमदनी नहीं हुई, यानी किराएदार और मकान मालिक दोनों ही अपने अपने घर पर थे, दोनों की ही आमदनी के स्रोत पूरी तरह से बंद थे। इसीलिए किसी एक पक्ष के लिए सुझाव देना या किसी एक पक्ष की बात को रखना, यह यहाँ पे गलत। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हर स्टूडेंट तक इसे पहुँचाने की कोशिश कीजिए। यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा, हमने यहाँ पे सभी के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए इसे बनाया है। एंड प्लीज़ 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 G&D न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।